welcome to this new episode of Frankly Speaking. And joining me tonight on Frankly Speaking is none other than an actor par excellence, Manoj Bajpayee. And with him is Suparn Verma, creative director of the film सिर्फ एक बंदा काफी है। मनोज बाजपेयी जी, सिर्फ एक बंदा काफी है, एक हीरो के लिए तो ये एक ड्रीम टाइटल होगा, सिर्फ एक बंदा काफी है, सब पर भारी है। Does it give you that kind of a feel? No, it doesn't give me any kind of film. It's just that this title is is very much in sync with the subject, where we are talking about a lawyer who, without him knowing about it, without him really wanting it, suddenly a case of a minor comes in his lap and he doesn't know how to respond to it. He finds a courage from the girl to go ahead, initially reluctantly, and then he keeps on going relentlessly to get justice to her. So it always takes that one person, to believe in the cause, and then after that, things start happening for him, where people start coming after him. People start coming from all corners to support him. So it's always about that one person taking that one step. तो ये एक कहानी है एक वकील की, Right. एक नॉन डिस्क्रिप्ट छोटी जगह में रहने वाला वकील, शायद इतना स्पॉटलाइट उस पर कभी भी नहीं हुआ होगा, और ये आधारित है एक ट्रू स्टोरी पर। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स जब किसी फिल्म के साथ लग जाता है तो इसमें कोई ना कोई लीगल केस होना आपको लगता है आजकल के ज़माने में ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, मुझे लगता नहीं। नोटिस वगैरह कुछ मैंने सुना कि हमारे प्रोडक्शन के साइड को आए हुए हैं, और आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि जो हमारे ट्रू इंसिडेंट्स हैं, यस, और बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो कोर्ट के रिकॉर्ड बुक में है और पब्लिक डोमेन में है। और जब आपका इंटेंशन सही चीज़ पे है, हमारा इंटेंशन है वो लड़की, हमारा फोकस है वो लड़की जो 15-16 साल की पीड़िता जो है, जिसकी कहानी है और जो अपनी कहानी में जस्टिस मांग रही है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ पॉक्सो। एंड पॉक्सो के बारे में हर किसी को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था जब कि भाई पॉक्सो एक्ट क्या है, पॉक्सो एक्ट आया कब, और पॉक्सो एक्ट के किन किन चीज़ों के बारे में है, बच्चों की सुरक्षा के बारे में है, तो क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, और उससे हम भी एजुकेट हुए। And I'm so happy that I'm finally part of a film which is talking about a very, very grave issue of which is prevalent in our society. और शायद in the family system, families के अंदर शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम इतने ट्रस्टिंग होते हैं कि अवेयरनेस ही नहीं है कि बच्चों को, अपनी बेटियों को किन से बचाना है, बिल्कुल, और किन की नजर बुरी हो सकती है। बिल्कुल। पर इस केस में तो गॉडमैन है जी, और गॉडमैन की कहानी इस देश में तो कम से कम बहुत मुश्किल है करनी। देखिए, इसका मतलब ये है, मैं एक केस पढ़ रहा था नविका, जिसमें कि एक टीचर ने 6 साल की बच्ची का रेप किया। नाउ हु आर रिस्पॉन्सिबल? यस, द टीचर इज द प्रेडेटर, यस, दैट मैन शुड बी गिवन द हार्शेस्ट पनिशमेंट, ओके, बट हु ट्रस्टेड देयर चाइल्ड विद दैट टीचर सो ब्लाइंडली? सो एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये होता आया है, हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लेकिन मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ वो ये है कि जब ऐसा होता है तो ये आसान केस नहीं होता। नहीं, अगर आप लॉयर के नजरिए से देखें या उस लड़की के, उसके परिवार के नजरिए से देखें, क्योंकि हमारी सोसाइटी, खास करके मैं अपने देश की बात कर सकती हूँ, यहाँ ब्लाइंड फेथ बहुत होता है, और ब्लाइंड फेथ के साथ आ जाता है पॉलिटिक्स। क्योंकि राजनीति, आप भी बिहार से आते हैं, मैं भी वहाँ पली बड़ी हूँ, हमें पता है कि यहाँ पर हमारे देश में मान्यता बहुत होती है, और कोई मानने को तैयार नहीं होता कि कोई बाबा या कोई गुरु कुछ गलत कर सकता है, और इनको संरक्षण बहुत होता है सिस्टम का, क्योंकि इनके फॉलोअर्स होते हैं, और फॉलोअर्स हमेशा वोट बैंक होते हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये एक रिस्की टेरिटरी है एक फिल्म बनाने के तौर पर? देखिए, रिस्की टेरिटरी तब हो जब मैं
मेरा कोई पर्सनल एजेंडा हो उसके साथ में। यहाँ पे मेरे लिए पर्सनल इशू है, मेरा जज्बात है, जो मैं एक 23-24 साल के उम्र में जब मैं अपनी आंखों से देखता था, बच्चों को सुनता था। आपको बताऊं, एक छोटा बच्चा था, वो पूरे दिन रोता था, एंड स्टिल आई एम फीलिंग वल्नरेबल टॉकिंग अबाउट हिम। उसको सिफिलिस हो गया था उसके एनस में। ही वॉज अब्यूज दैट मच। Don't you think that this is a far bigger an issue than anybody getting offended? So for me, this is a very personal story. पर मनोज बाजपेयी, I mean, apart from showing the dedication that you do, आपने कहा ये बहुत फ्रेजाइल स्टोरी है। जी। फ्रेजाइल तो रिश्ते भी होते हैं। जी। फैमिली मैन है आप। यू आर द क्विंटेसेंशियल फैमिली मैन। फैमिली कैसे अडेप्ट करती है टू लेट यू गो टू बी इन योर क्रिएटिव स्पेस, टू इमर्स योरसेल्फ? First and foremost, my wife has been an actress, so she understands the discipline of it. I have been quite blessed that way, that I have a fantastic life partner who is very, very understanding about it, and she also knows that eventually I'm known for my performances, not for my good looks, not for my dancing or not for my action. So I have to be really good in what I do, and lot of respect she has for me. I have lot of respect, and I feel indebted that she's been so understanding, so giving when it comes to the job that I do. That's how family works. Family works because of the respect, mutual respect and admiration. पर हमेशा तो अंडरस्टैंडिंग पे भी नहीं जो झगड़े की बात करेंगे तो हम सब झगड़ा करते हैं, झगड़े तो होते रहते हैं। उतने तो झगड़े मेरे माँ बाप में तो बढ़ते दम तक रहे, तो उसके वो तो छोटे मोटे जो झगड़े हैं वो तो चलते रहेंगे। जब एक ही छत के नीचे आप रहेंगे तो बर्तन तो हाँ बजेंगे। नहीं, पर बेटी भी आपकी, हाँ, कहीं ना कहीं इंसान खुद भी लोनली होता है, बच्चे भी लोनली होते हैं, बट दे अंडरस्टैंड एंड शी अडैप्ट्स टू योर। मेरी बेटी को अभी वो मुंबई से के बाहर एक घंटे दूर वहाँ पे एक बहुत अच्छा बोर्डिंग है, वहाँ डाला है उसकी, और राइट नाउ शी इज़ एंजॉयिंग इट क्वाइट अ लॉट। वीकेंड पे आ जाती है वो और फिर चली जाती है। बट मुंबई शहर में हमने उसको बोर्डिंग में इसलिए भी डाला क्योंकि अगर टेनिस सिखाना हो तो बहुत दूर जाइए, फिर अगर किसी अच्छे से पार्क में लेके जाना है तो बहुत दूर जाइए। बिल्डिंग के पार्क में उसने खेलना बंद कर दिया क्योंकि बिल्डिंग के पार्क में बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। शी स्टॉप्ड मिंगलिंग विद देम, एंड अगर घर पे रहते हैं तो स्कूल से आते हैं फिर वही डिजिटल कंजम्पशन। सो हॉस्टल में डाला है, और मैं हमेशा चाहता था, हम दोनों ही चाहते थे कि हॉस्टल में रहे, एंड नाउ शी इज़ रियली टेकिंग इट अप वेल। So that's also happening. But coming back to Banda, right. न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में भी अप्रिसिएशन मिली है। पीपल हैव सेड गुड थिंग्स अबाउट द फिल्म। राइट। जब यहाँ रिलीज होती है तो कुछ अलग सी टेंशन होती है? हाँ, क्योंकि यहाँ की फिल्म है और ये हमारा गढ़ है, वर्किंग प्लेस है, तो हम जानना चाहते हैं कि 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर की ऑडियंस कैसे किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। यहाँ की ऑडियंस ने हमें वो मुकाम दिया है, वो प्यार दिया है, वो इज़्ज़त दी है, तो जाहिर सी बात है घर की बात अलग होती है। कभी कभी तो मैं बहुत सारी फिल्में इसलिए करता हूँ नविका, क्योंकि ये मेरे गांव के लोगों को बहुत पसंद आई। जिस गांव को बैक होम We all grow जैसे up गली with गुनिया that. भोसले मैं अपने लिए करता हूँ, लेकिन एक बागी 2 और सत्यमेव जयते मैं अपने गांव के लोगों के लिए करता हूँ, ताकि उनको जो है गर्व हो और मेरे डायलॉग पे ताली हो जाए। वहाँ तो सीटी भी बहुत बजाते हैं सामने वाली रो में बैठ के। बिल्कुल वहाँ पे कॉइन्स उड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले चवनिया डाला करते थे, आजकल तो शायद उतने छोटे वो मिलते नहीं, आजकल 5 और 10 रुपए, 20 रुपए महंगा हो गया है। महंगा हो गया आजकल नोट चलते हैं, हाँ, सिक्के लगेंगे। बट आई वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन इज OTT फिल्म, इज फिल्म रिस्कियर, OTT बेहतर है? How do you decide where do you want to put it? So,
it's not risk that's the defining thing, because both are risky, both can work, you can go wrong either place. Story needs legs. Some stories are films. They can only be done as a 3-act structure, start, middle and end, but in a certain format. इतनी ही कहानी है. There are some stories which are like novels, which have इस कैरेक्टर की कहानी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, और उसका आर्क ये है. उसके लिए आप सीजन्स चाहिए, उसके लिए आपको एपिसोड्स चाहिए जहां आप उसको बॉडी देना चाहते हैं. सो अ फिल्म इज इन अ वे ऑलमोस्ट लाइक अ शॉट ऑफ, इट्स लाइक अ रेड बुल शॉट, एंड अ फिल्म इज लिटरली लाइक अ शो इज लिटरली लाइक अ यू नो राजधानी की थाली, जहां सब कुछ है, कटोरियां और हर एक का महत्व है. सो बेसिकली कहानी डिसाइड करती है कि आप क्या बनाएं, नॉट द रिस्क फैक्टर, बिकॉज दोनों में रिस्क है. बट या ये कहूंगा कि स्ट्रीमिंग में प्रोड्यूसर इज सेफर, बिकॉज आप फ्राइडे के बॉक्स ऑफिस पे आपका कलेक्शन डिपेंडेंट नहीं है. आप एक एक्स अमाउंट के लिए फिर शो बना रहे हैं जिसमें आपको इतना मिलने वाला है, वो प्री डिसाइड है, ना बाद का ना पहले का, इतना है. अब इसके अंदर अगर आप मैनेजमेंट खराब करें, you will make losses. Right. That is a different story. But today we live in a world where we have bound scripts, we have prep of months, we shoot like an army, we do post like an army. So वो नहीं होता. It's very precise cut work. Films are riskier in terms of reward, but the reward for films is much more. The risk ratio reward is different. लॉटरी भी लग सकती है, बिल्कुल, और डूब भी सकते हैं. और बॉलीवुड आजकल ज्यादा डूबता हुआ नजर आता है, एक्सेप्ट अ फ्यू फिल्म्स. आपको लगता है फॉर्मेट फॉर्मूला जेडेड हो गया है, ओटीटी के साथ कंपैरिजन है जो ज़्यादा लाइव वायर है, लॉन्गर प्लॉट्स हैं, घर में बैठ के देख लो, क्या व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द कंपटीशन, आर दे कंपीटिंग विद ईच अदर? आई लेट हिम रिस्पोंड टू. मेरे लिए पर्सनली आई थिंक मंथन होता है, विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है. ये एक पीरियड ऑफ चेंज है जहाँ हमारी बहुत सारे सेट पैटर्न्स थे. एज अ व्यूअर आपका देखने के ऑडियंसेस से, सिनेमा इज कम्युनिटी विंग, 100 लोग जाते हैं साथ में देखते हैं. टीवी वॉज फैमिली विंग, 4-5-6 लोग सदस्य एक टीवी पे बैठते हैं. अब प्लेटफॉर्म जो स्ट्रीमिंग जो डिवाइसेस हैं वो आप अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, आईपैड पे देख रहे हैं, या टीवी पे देख रहे हैं, और आप शायद नेटफ्लिक्स देखें, आप हॉटस्टार देखें, आप अमेजॉन देखें या जी देखें, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं. व्यूइंग हैबिट्स बदल गई हैं, लोगों का एक्सपोजर बदल गया है. और ये जो कोविड के 2 साल थे जहाँ बहुत लोग घर में थे, they have been exposed to the best of the world. Right. They've also been exposed in a way. The good part that has happened is अब हमारा जो फिल्में हैं they are no longer की हिंदी फिल्में, आज तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, Right. तेलुगु, मराठी, बंगाली, हर तरह की फिल्में हैं, बिकॉज आप उन्हें डब कर रहे हैं या सबटाइटल्स देख रहे हैं, तो आपकी एक्सपोजर बढ़ गया. अब आपको उनकी रीमेक नहीं देखनी है, बिकॉज आप ओरिजिनल देखे बैठे, यूट्यूब पे देख लिया आपने, घर में बैठे देख ली. अब एवरीबडी इज गोइंग बैक टू ड्राइंग बोर्ड की ऑडियंस बदल के एम्पावर हो गई है, एंड दे हैव मैच्योर्ड. सो नाउ यू टू गिव देम दैट. तो ये वो चेंज का पीरियड है, और चेंज इज लाइक बर्थिंग, राइट? इट्स पेनफुल. राइट. सो ये वो पेनफुल पीरियड है जहाँ कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा, बट स्लोली इट विल ऑल कम टुगेदर, एंड एक सर्कल ऑफ लाइफ है. आज नीचे तो कल ऊपर जाएगा. लेकिन मैं एक और मुद्दे पे आती हूँ, और वो मुद्दा है जब किसी फिल्म के आगे लिखा जाता है इंस्पायर्ड बाय टू इंसिडेंट्स. हाल ही में एक और फिल्म आई है, अब क्रिएटिव फ्रीडम इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि केरला स्टोरी वाज बैंड इन वेस्ट बंगाल. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए एंड इट शुड बी स्क्रीन. Do you think these issues on that, or the controversies, or the breach on freedom of expression and creative freedoms that are coming, which are politically motivated, really are a challenge for people like you? I mean, look, I'm against boycott, and I'm against banning any film. Let it all, this is a democratic country. Whoever has whatever perspective, let them write their own story. लेकिन हमारे यहाँ तो सोसाइटी है ना. हाँ, तो हम यूएस नहीं है. नहीं, यूएस हमारी नहीं है. भारतीयता चली जाएगी. लेकिन यूएस भले ही नहीं है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम 2 अलग कंट्री हैं, लेकिन हमने अपने कानून जो बनाते हैं तो हम कहीं से आइडिया तो आता है ना, कहीं से तो आइडिया लेते हैं हम, और फिर हम अडेप्ट करते हैं अपने सिचुएशन में. तो उसी तरीके से हमको ये देखना है कि हम लोगों के बोलने पे, लोगों के अपने आप को एक्सप्रेस करने पे हम ना बॉयकॉट करें, ना बैन करें, ना उसको मतलब ब्रूटली सेंसर करें.
लाइक वेदर केरला फाइल्स हो या कश्मीर फाइल्स, केरला पेपर्स हो या कश्मीर फाइल्स हो या पठान हो, जो भी है, आई मीन दीज आर फिल्म्स, एक एक्सप्रेशन है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, एंड इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कि आप लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से हैं। आप एक कहानी बता रहे हैं, आपको पसंद आएगी आप देखो, आपको नहीं पसंद है आप मत देखो, एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर इसको पोलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं उल्टा है। बॉयकॉट बैन से क्या होता है कि फिल्म ज़्यादा कमा लेती है। फायदा ही होता है। लेकिन कोई एजेंडा नजर आता है आपको कि कश्मीर फाइल्स के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, बैन कर दो, ये कर दो, मतलब यहाँ तक के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर डिबेट हो गई इस फिल्म पे कि एक विंग है जो इसको प्रमोट कर रहा है, दूसरा कह रहा है डाउन। केरला स्टोरी पर सेम सिचुएशन, मतलब तमाम कोर्ट्स में गई है, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट्स ने उस पे व्यू ले लिया मनोज की है। तो पहली फिल्म बैंडिट क्वीन बैन हुई थी, तो मतलब उसमें he is used to it. मतलब इट वाज ऑस्कर ने कहा कि हम इसको ले रहे हैं प्रोवाइडेड ये चीजें सारी क्लियर करा के लेके आइए। तो हमारे ऑस्कर में रिप्रेजेंटेशन रुक गया था बैंडिट क्वीन तो हमारे देश में तो मतलब कब से प्रथा है, मतलब लोगों को फिल्मों में लेके फायर नाम की फिल्म आपको याद होगी, उस पे आग जली थी, उस पे कितना हंगामा हुआ था। तो ये नया थोड़ी है, तो पुराना है। अलीगढ़ हमारी फिल्म, उसको तो उसका तो ट्रेलर भी उन्होंने रोक दिया, तो हम तो ट्रेलर भी नहीं दिखा पाए उसका। तो हम प्लाकार्ड लेके खड़े होते थे जुहू सर्कल पे कि हमारी फिल्म अलीगढ़ 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 अलीगढ़, सब जगह चिल्लाते रहते थे। तो ये सब चीज़ें तो देखते हैं हम, लेकिन जहाँ तक बात है कि बॉयकॉट बैन, ये सेंसर वगैरह, मुझे बात ही जमती नहीं है। मैं अग्री नहीं करता हूँ, डेफिनेटली अग्री नहीं करता हूँ बहुत सारी फिल्म से जिनको बैन किया जाता है ना। लोगों को पसंद आएगी, लेकिन लोगों को पसंद आएगी तो देखेंगे, नहीं पसंद आएगी तो नहीं देखेंगे। हम हर किसी के लिए नहीं डिसाइड कर सकती है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। भले ही हमसे अलहदा सोचता हो कोई आदमी, करने दीजिए, दिखाने दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन मनोज बाजपेयी, आपको अपनी फिल्म करियर में आपने बहुत सी फिल्में की, किसी एक बच्चे को चुनना मुश्किल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन अगर आप बताएं तो किस पे? अच्छा, सेटिस्फैक्शन तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसी तरीके से नींद हराम करता हूँ सारी फिल्मों पे। लेकिन सच में सेटिस्फैक्शन जो हुआ था मुझे, वो मेरी फिल्म सत्या। वो क्या सेटिस्फैक्शन था कि हमें उस तरह का रोल का पहले तो सोचा ही नहीं था कि हमको जो है भाई के अलावा या किसी विलन के हेंचमैन के अलावा कोई दूसरा रोल मिलेगा। अचानक ये रोल मिल गया था और वो जो है इतना पसंद किया जा रहा था। तो मैं जा के वो फिल्म मैं अपनी फिल्म नहीं देखता हूँ नवी का, बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हमेशा कुछ कमी है उसमें। लेकिन सत्या के शोइंग में जाता था, मैं हमेशा जाके खड़ा रहता था और मुझे लगता था यार मैं इतना बड़ा, अरे क्या बात है, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। बिकॉज़ पहली फिल्म थी, पहली सक्सेसफुल वेंचर का मैं पार्ट था उसमें बड़ा। और बीकू महात्रे का जिस तरह से यूफोरिया हुआ था, जिस तरह से उस रोल को लोगों ने एक्सेप्ट किया था इंटरनेशनली, नेशनली, वो उससे मुझे ना बड़ी खुशी, अंदर से बड़ी खुशी होती थी। लेकिन सत्या वगैरह जैसी फिल्में थी या बैंडिट क्वीन, जहाँ पे पहली बार हमने अपने आप को पर्दे पे इतना इस रूप में देखा था, वो फीलिंग तो फिर कभी नहीं आ सकती। मनोज का कहना है कि पहले दो बच्चे बहुत फेवरेट होते हैं, बाकी सब मतलब ठीक है। फिर रूटीन हो जाते हैं, फिर पलटन हो जाती है। हर 9 महीने बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर पलटन हो जाती है। सो देन लेकिन इन आवर फैमिलीज केस, बाय द वे, हमारे जो सबसे छोटे जो भाई बहन है ना, वो सबसे दुलारे थे मेरे माँ बाप के। सबसे अब छोटा आपका बच्चा बंदा है। हाँ, ये तो बोलना पड़ेगा, प्रोड्यूसर साथ में बैठे हुए हैं तो बोलना तो पड़ेगा। लेकिन इसके बाद नसबंदी नहीं करवा रहा हूँ, नहीं, ये काफी था। लेकिन एक और आपका ओटीटी सीरियल बहुत ज्यादा इंतजार जिसकी होती है, फैमिली मैन जी, उस पर कोई काम, कोई जी जी बिल्कुल काम चल रहा है। वो ऑलमोस्ट अपने लास्ट लेग में है राइटिंग के। और मीनवाइल राज एंड डी के जो डायरेक्टर्स हैं, ये अपना कुछ कर रहे हैं, वो लोग अपना कुछ कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द जो है हम लोग स्क्रिप्ट मिलेगी, उस पर काम शुरू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट भी लॉयर्स के पास जा चुके होंगे, पैसा ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है। तो वो बहुत जरूरी था। हाँ बिल्कुल। सो वी कैन एक्सपेक्ट डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर, आई थिंक बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, hopefully I am desperate to wear the costume of Sherkan Tiwari, getting back waiting to get back on set. Yes. एक कोई डायलॉग बंदा का
जो सबसे इंटेंस हो? मैंने सुना एक मोनोलॉग है जिसकी आपने 100 बार हाँ, प्रैक्टिस वो की। क्या है, क्लाइमेक्स का है वो तो क्लाइमेक्स का है, हर लेकिन मैं वो नहीं सुनाऊंगा। उसमें दिनकर की जी की एक कविता है, वो 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, मुंह से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण गहते हैं, संकट का चरण गहते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग एंड अमेजिंग, क्या कह सकते हैं। थैंक यू Manoj Bajpayee, you're a genius, Thank you. and I'm sure audiences are waiting for this one. Thank you very much for joining me on Frankly Speaking, Manoj Bajpayee and Suparn. Totally a pleasure talking to both of you, and wish you the very best with this new venture. सिर्फ एक बंदा काफी है। थैंक Thank यू you. Thank you so much. थैंक यू Namaste. वेरी मच, थैंक यू नविका।